यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। आपके अपने इस चैनल में मैं विवेक कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर स्टडी करेंगे वो है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टडी की थी, आराम शाह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस बार हम स्टडी करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक प्रोमिनेंट रूलर रहा है, एक महत्वपूर्ण शासक रहा है, और आपकी परीक्षा में इससे जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि इल्तुतमिश का समय काल क्या है। तो आप देख रहे हैं कि उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो है साम्राज्य का रक्षक, यानी इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का रक्षक, और उसे दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। देखिए, यहीं पर एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक कहा जाए तो इल्तुतमिश। वास्तविक कहने का संदर्भ इस सेंस में है कि अगर देखिए, ऐबक ने साम्राज्य तो यहाँ पर राज्य तो स्थापित किया, लेकिन राज्य उसका उतना मजबूत नहीं था, ना ही कोई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई थी, ना ही कोई सिक्के लागू किए थे, ना ही कोई सैन्य व्यवस्था प्रॉपर ढंग से लागू की थी, क्योंकि उसे समय ज्यादा नहीं मिल सका, और ना ही उसे सुल्तान की उपाधि मिली थी खलीफा के द्वारा। राजधानी भी जो उसकी रही, राजधानी उसकी रही लाहौर, कभी वो दिल्ली नहीं पहुंचा, इसलिए सिर्फ उसे फाउंडर कहा गया है, रियल फाउंडर नहीं कहा गया है। वहीं इल्तुतमिश को अगर देखें तो वो प्रशासन की एक नई व्यवस्था लागू करता है, नए प्रकार के अरबी स्टाइल के सिक्के चलाता है, और राजधानी को भी लाहौर से दिल्ली लाकर वास्तव में वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक बन जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। देखिए, गुलामों को गुलाम इसलिए कहा गया है कि अगर देखा जाए तो वो ऐबक का गुलाम था, और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। और यह प्रश्न कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। अब आप बात करते हैं तो ऐबक के वंश से संबंधित नहीं इल्तुतमिश, वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि वह ऐबक का दामाद है, और उसकी जो वंश है, उसका जो खानदान है, उसकी जो जाति है अलग है, वो इल्बारी तुर्क है। तो आपसे अगर कहा जाए कि इल्बारी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। इस वंश का एक नाम और मिलता है जिसे शमसी वंश कहा गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि शमसी वंश का संस्थापक कौन था, तो शमसी वंश का भी संस्थापक इल्तुतमिश था। देखिए, इल्तुतमिश का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इन पर प्रश्न नहीं आते हैं। कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश का पिता इलाम खान था, इलाम खान इल्बारी वंश का या इल्बारी खानदान का प्रमुख था, सरदार था, और उसके कई पुत्र थे। उनमें ये इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान, बहुत सुंदर था, इतना सुंदर और बुद्धिमान था कि उसका पिता उसे घर से निकलने नहीं देता था। इस बात से उसके जो अन्य भाई थे वो बड़े ईर्ष्या रखते थे। तो एक दिन मौका पाकर उन भाइयों ने क्या किया कि इस इल्तुतमिश को गुलामों के बाजार में बेच दिया। वहां वो 2 बार बेचा गया, और अंततः उसे जमालुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति ने खरीदा। जमालुद्दीन मोहम्मद ने उसे खरीदा और उसे गजनी के बाजार में बेचने गया। गजनी के बाजार में उसने बेचा, और उसको देखकर, उसकी योग्यता को देखकर मोहम्मद गोरी उसे खरीदना चाह रहा है, लेकिन जमालुद्दीन जो कीमत मांग रहा था वो मोहम्मद गोरी देना नहीं चाहता है। फालता मोहम्मद गोरी उसे खरीद नहीं पाया, तो उसने गजनी में इसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। गजनी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की नजर इस इल्तुतमिश पर पड़ी। चूंकि गजनी में बेचने पर प्रतिबंध था, तो उसे दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में फिर जाकर इसने इसे गुजरात युद्ध के पश्चात 1197 ईस्वी के आसपास खरीद लिया है। तो ये इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया गुलाम था। अब देखिए, बात करें तो जब ऐबक की मृत्यु हुई तो कोई कहते हैं उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा आराम शाह उसका पुत्र था। खैर, आप देखते हैं आराम शाह बहुत अयोग्य निकला, इतना अयोग्य निकला कि लाहौर के सरदारों की मदद से शासक तो आराम शाह बन गया, लेकिन दिल्ली के सरदारों को पसंद नहीं आया।
आखिर दिल्ली के सरदारों के ने इल्तुतमिश को बदायूं से आमंत्रित किया। एक्चुअली में जो ऐबक की मृत्यु हुई थी तब वह बदायूं का इक्तादार था या गवर्नर था। तो वह आता है और फिर आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लेता है। इल्तुतमिश को खास बात यह हुई कि उसे बगदाद के खलीफा अल-मुंतशिर बिल्लाह ने सुल्तान की उपाधि दी। तो कभी आपसे यह भी पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, क्या बताएंगे आप? तो वो था आपका इल्तुतमिश। यानी ये वास्तविक रूप से लीगल रूप से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बन जाता है। इल्तुतमिश के सामने कई कठिनाइयां थी, जिनमें हम 3 प्रमुख कठिनाइयों की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दिज, ये तीनों एक ही स्टेटस के सरदार थे। अब इन्हें जब मौका मिला तो इन्होंने अपना दिल्ली पर दावा पेश किया है। उसमें पहला नाम आता है यल्दिज का। यल्दिज जो कि गजनी के क्षेत्र का शासक था। तो हुआ क्या है कि ऐबक की मृत्यु के पश्चात जब इल्तुतमिश शासक बना और इधर ईरान के शासक ख्वारिज्म शाह ने जब गजनी पर अटैक किया और गजनी जीत लिया, तो यल्दिज ने भारत की तरफ रुख किया है और भारत पर अपना दावा पेश किया है। भारत का क्षेत्र पहले भी मोहम्मद गोरी के क्षेत्र में रहा था, इस आधार पर भी उसने दावा किया। लेकिन हुआ क्या है कि इस दावे को बड़ी होशियारी से यल्दिज ने क्या है, यल्दिज ने उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली और उसका अधिकार मान लिया। देखिए, इल्तुतमिश के समय कई कठिनाइयां थी। हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण है। आपने जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दिज और नासिरुद्दीन कुबाचा एक ही स्टेटस के व्यक्ति थे। तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात यल्दिज जो गजनी क्षेत्र का शासक था, उसने भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा किया और उसने कहा गोरी क्षेत्र का ये रहा है ये क्षेत्र, इसलिए इस पर उसका अधिकार बनता है। मौके की नजाकत समझते हुए इल्तुतमिश ने उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया और इवन देन उसके द्वारा भेजे गए दास मुक्ति पत्र को भी स्वीकार कर लिया। यानी कि उसने कहीं ना कहीं कूटनीति से काम लिया है और यल्दिज को अपने ऊपर हावी नहीं दिया। इधर जब ख्वारिज्म के शासक ख्वारिज्म शाह का दबाव गजनी पर बढ़ा, तब यल्दिज ने पंजाब पर आक्रमण किया है। ऐसी कंडीशन में अब इल्तुतमिश ने फाइनली युद्ध करने का निर्णय लिया और 1215-16 में यल्दिज को तराइन के मैदान में तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया गया है और यल्दिज मारा गया। यल्दिज मारा गया, इससे 2 फायदे हुए। एक तो ये हुआ कि अब एक महत्वपूर्ण शत्रु समाप्त हो गया इल्तुतमिश का, दूसरा गजनी से उसके साम्राज्य का संबंध विच्छेद हो गया है। अब उसका कोई जुड़ाव नहीं रहा है, सेपरेशन हो गया है उसके एम्पायर का गजनी से। दूसरे शत्रु की बात करें तो नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान और उच्च क्षेत्र पर अधिकार रखता है। उसने मौका पाकर लाहौर पर कब्जा कर लिया और फिर इल्तुतमिश ने भी उसे मौका पाकर पराजित किया। लाहौर पे आक्रमण करने के लिए बढ़ा इल्तुतमिश, लाहौर जीत लिया है और कुबाचा को भक्कर के किले में शरण लेनी पड़ी है। वहां भी स्थिति उसकी दुर्बल हो गई है। उसे फिर सिंध क्षेत्र में से उसने संधि की बातचीत करनी शुरू की है। इल्तुतमिश ने कहा है कि संधि तभी हो सकेगी जब वो सरेंडर कर दे। तो ऐसे में सरेंडर करने के लिए कुबाचा तैयार नहीं हुआ, उसका अधिकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सिंधु नदी में डूबकर सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। यानी इल्तुतमिश के 2 बड़े शत्रु समाप्त हो गए। तीसरा जो खतरा है वो इल्तुतमिश के समय मंगोलों का है। मंगोल बहुत खतरनाक योद्धा हैं और मंगोल जो क्षेत्र है, अगर कहा जाए तो मध्य एशिया में जो घास के मैदान है उन्हें स्टेपीज कहते हैं।
स्टेपी क्षेत्र के रहने वाले मंगोल हैं। शुरुआत में ये बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वहां पर एक बहुत बड़ा नेता उभरा है जिसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान ने स्टेपी के मैदान और गोबी के रेगिस्तान में, गोबी का एक रेगिस्तान है, वहां की बर्बर जातियों को संगठित किया और बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया, चाहे वो इराक हो, चाहे वो तुर्किस्तान हो, चाहे वो पर्सिया हो, चाहे वो चीन के क्षेत्र हो, जीत लिया है। और वो उसने फिर ईरान के शासक ख्वारिज्म शाह को, जो कि जिसका साम्राज्य ख्वारिज्म कहा जाता है, उसको पराजित किया है। ख्वारिज्म शाह वहां से भाग गया है कैस्पियन सागर की तट पर और चंगेज ने पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य को रौंद डाला है। ख्वारिज्म शाह का एक बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी वो भारत की तरफ आया है। भारत पहुंचकर उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी है, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण देने से इनकार कर दिया और इसका फायदा ये हुआ कि मंगोलों के खतरे यानी चंगेज खान के खतरे से भारत बच गया, क्योंकि अगर वो मंगबरनी को शरण देता तो मानिएगा चंगेज खान जो बड़े बड़े साम्राज्यों को रौंदता चला आ रहा था, अभी अभी नया विकसित होने वाला साम्राज्य उसके सामने टिक नहीं पाता। जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध क्षेत्र से वापस लौट गया ईरान की तरफ, उसका पीछा करते करते हुए चंगेज भी चला गया है। इस प्रकार हम चंगेज खान के खतरे से बढ़ गए। अब चूंकि चंगेज खान का नाम आया तो यहीं पर चंगेज खान पर भी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चंगेज खान का जो मूल नाम था तेमुजिन था। क्या नाम था? तेमुजिन। चंगेज खान ने स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहा है। ये चंगेज खान का स्वयं के बारे में स्टेटमेंट है और इधर चंगेज खान के खतरे से बच गया। इधर बात करें तो इल्तुतमिश ही है जिसने अपनी राजधानी यानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की है। अब दिल्ली राजधानी बन गई है इस वंश की। आपको याद होगा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, एक मंजिल बनवा पाया था कि उसकी डेथ हो गई। तो इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने में नाम आएगा इल्तुतमिश का। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत ही आता है। फिर उसने देखा कि अपने सरदार उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, तो उन विरोधों को खत्म करने के लिए उसने अपने विश्वास पात्र गुलामों का एक ग्रुप बनाया जिसे कहा गया है चिहलगानी या चालीसा दल। इसमें उसके विश्वास पात्र गुलाम हैं जिन्हें उसने बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया है ताकि वो शासन सत्ता पर कंट्रोल कर सके। उसने फिर उसका राज्य बड़ा हो चुका है ऐबक के मुकाबले कई गुना, तो उसने राज्य को कंट्रोल करने के लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था इक्ता व्यवस्था को लागू किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम वेल इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इक्ता किस भाषा का शब्द है, तो इक्ता अरबी भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए। इसके पहले अभी तक राजपूती स्टाइल के लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के चल रहे थे, उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। एक का नाम है टंका। टंका पूछा गया कि किसका है? चांदी का है। ये जो 172.8 ग्रेन का हुआ करता था, ये इसका वजन हुआ करता था, स्टैंडर्ड वजन। और फिर उसने चीतल सिक्का चलाया जो तांबे का बना हुआ होता था। इल्तुतमिश ने 2 स्कूल भी खोले, एक म्यूजिया नाम का और दूसरा नासिरिया नाम का स्कूल खोले। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और ये पूछा भी जाता कब मृत्यु हुई? 1236 में। और उसका मकबरा कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है, जिसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारियों पर। इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था नासरुद्दीन महमूद उसका उत्तराधिकारी बनता, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। और उसका जो बेटा था फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, बहुत ही विलासी था, तो उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी रजिया शासक बनाई जाए। और कहते हैं कि जब ग्वालियर पर वो आक्रमण करने गया तो दिल्ली का शासन प्रबंध वो रजिया को दे गया और रजिया ने इसे बहुत अच्छी तरह चलाया है। तो जब वो ग्वालियर से लौट कर आया तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय भी लिया है और जो चांदी के सिक्के टंका थे उन पर रजिया का नाम अंकित कराया।
कहते हैं उसने रजिया का पालन पोषण भी बिल्कुल पुरुषों की तरह किया है। उसे अस्त्र की, शस्त्र की, शास्त्र की, घुड़सवारी की सभी शिक्षाएं दी गई थी। लेकिन संभवतः यासारों का मानना है कि अंतिम समय में वो तुर्की अमीरों के दरबार में उसने फिर रजिया की जगह अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रुकनुद्दीन फिरोज पर सिर्फ एक ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी मां का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कभी दासी हुआ करती थी, उससे विवाह कर लिया है इल्तुतमिश ने, तो उसका स्टेटस ऊंचा हो गया है, लेकिन उसकी वही पुरानी कॉन्स्पिरेसी करने की आदतें, कंजूसी की आदतें ये नहीं गई थी। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक कॉन्स्पिरेटर महिला थी। उसने महत्वाकांक्षी के कारण प्रांतीय सरदारों की सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज और शासक बन गया है। अब हुआ क्या है कि वो हर प्रांतीय सरदारों के परिवार के लोगों का कत्ल कराने लगे, अन्य परिवारों का कत्ल कराने लगे, तो लोगों प्रांतीय सरदारों में एक भय व्याप्त हो गया। तो प्रांतीय सरदारों ने विद्रोह किया। वे सारे विद्रोही दिल्ली की तरफ बढ़ चले और रुकनुद्दीन फिरोज भी दिल्ली से बाहर निकलकर उनसे लड़ने गया है और इसी मौके का फायदा उठाया है रजिया ने। रजिया ने जब शुक्रवार की जो जुमे की नमाज होती है उसके बाद वो लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई और उसने अपने पिता की इच्छा का जिक्र किया और उसने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज के कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया है। जनता का दबाव बना और फाइनली रजिया शासक बना दी गई है और इधर रुकनुद्दीन फिरोज शाह कैद कर लिया गया है। बाद में उसकी कारागार में ही उसकी और उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। तो रुकनुद्दीन फिरोज पर सिर्फ एक बात याद रखना, उसकी मां का नाम है शाह तुर्कान। यहीं पर मैं एक खास बात बताना चाहता हूं कि उस जमाने में लाल वस्त्र वही पहनते थे जिन्हें न्याय पाना होता था। अब उसके बाद हम रजिया शासिका बन गई। अब पहली बात तो रजिया पर पहला ही प्रश्न आता है कि उसका समय काल क्या है। 1236 से 1240 लगभग 4 साल का शासन काल है। रजिया बहुत ही योग्य और उस जमाने की बहुत ही एक अद्वितीय महिला थी जो शायद अगर वक्त ने साथ दिया होता तो वो एक बहुत योग्य शासिका सिद्ध होती। उसे आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण वह भारत या दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ये बात आपको याद रखना है। भारत के संदर्भ में भी कहा जाए या दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में तो प्रथम महिला शासिका है। उसकी एक उपाधि मिलती है उम्मदत उल निश्मा। क्या उपाधि है? उम्मदत उल निश्मा उसकी उपाधि है। अब देखिए रजिया शासक बन गई है जनता के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से, जनता के दबाव से। तो यह बात प्रांतीय इक्तादारों को अच्छी नहीं लगी। यानी प्रांतीय सूबेदारों, गवर्नर या इक्तादारों को लगा कि शासक बनाने में उनका हाथ होना चाहिए, उनका निर्णय पूछा जाना चाहिए। तो प्रांतीय सरदारों ने विद्रोह की प्लानिंग की, लेकिन रजिया ने बड़ी कूटनीति से, बड़ी डिप्लोमेसी से उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया। रजिया वो शासिका नहीं है जो सरदारों के दबाव में कार्य करे। तो रजिया ने अपने को शक्तिशाली करना शुरू किया। पुराने जो गुलाम तुर्की सरदार थे, आपको याद होगा इल्तुतमिश ने जो भर्ती किए थे, उन गुलाम तुर्की सरदारों की शक्ति को कमजोर करने के लिए नवीन सरदारों की नियुक्ति करनी शुरू की है। उसमें उसने अन्य नवीन सरदार भी लिए हैं और जब नए नए पद बनाए जा रहे हैं, नए नए लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक पद है जो अमीर आखोर का पद। तो एक अबिसिनियाई, एक्चुअली में अबिसिनियाई जो लोग होते हैं वो अफ्रीका से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो एक अबिसिनियाई व्यक्ति जमालुद्दीन याकूत को उसने आमीर याकूत यानी अस्साला के अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पद दे दिया। विवाद इसी पद को लेकर हुआ और रजिया के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी हुई और कहते हैं कि जमालुद्दीन याकूत और रजिया के मध्य अनुचित प्रेम संबंधों का एलिगेशन लगाया गया। हालांकि इतिहासकार इन आरोपों को नकारते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन उससे नहीं था। खैर इस बात को कहकर विद्रोहियों को संगठित करने में और मदद लगी इन झूठे आरोपों को लगाने से और ये लोग इकट्ठा हो गए। रजिया के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी की गई
अब लेकिन रजिया का दिल्ली में पक्ष इतना मजबूत था कि आप दिल्ली में जाकर रजिया को पद से नहीं हटा सकते हैं। तो प्लानिंग हुई कि रजिया बाहर निकले। तो रजिया हुआ क्या है कि फिर लाहौर में 1240 में कबीर खान जो सरदार था वहां का, उसने विद्रोह किया। रजिया लाहौर बहुत तेजी से पहुंचती, इतनी तेजी से पहुंचती कि बाकी षड्यंत्रकारी कबीर खान की मदद में नहीं आ पाते हैं। कबीर खान को हारना पड़ता है और रजिया वापस आ जाती है। रजिया वापस दिल्ली आती है कि दिल्ली 10 दिन मुश्किल से शासन कर पाती है। तब तक भटिंडा के सरदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। हालांकि अल्तुनिया जो रजिया का बचपन से मित्र रहा था, और अल्तुनिया एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, और इस विद्रोह को दबाने भटिंडा की तरफ रजिया चलती है। लेकिन जब भटिंडा के किले के सामने पहुंची है, तैयारी उसने पूरी की है, तो उसके ही रजिया के जो तुर्की सरदार थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया है। रजिया वहां धोखे से कैद कर ली गई है। लेकिन जब मामला पद बांटने का आया तो पता चला इधर शासक बहराम सा बना दिया गया, अल्तुनिया को कोई खास पद नहीं मिला, उसकी कोई सफलता नहीं मिली। तो उसने इस उम्मीद से रजिया से विवाह कर लिया कि रजिया से विवाह करेगा तो शायद उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। और रजिया ने इस उम्मीद से अल्तुनिया से विवाह किया कि अल्तुनिया से अगर विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर साथ में आएगा, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी, तो दिल्ली की सत्ता पुनः हासिल की जा सकती है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि रजिया ने किससे विवाह किया? अल्तुनिया से। ये लोग फिर अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। लेकिन हुआ क्या है कि दिल्ली में संगठित सेना ने इनको पराजित किया। ये वापस भटिंडा की तरफ आ रहे हैं कि रास्ते में इनके साथियों ने, सैनिकों ने साथ छोड़ दिया है। एक पेड़ के नीचे 1240 ईस्वी की बात है, जब वो आराम कर रहे थे, तभी हिंदू डकैतों की टोली ने उनकी हत्या कर दी। यहीं पर प्रश्न आएगा कि कब हत्या हुई? 1240 ईस्वी में। किसने की? हिंदू डकैतों ने। और कहां की? हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर। यहां पर ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, रजिया के बाद जो शासक बनता है बहराम शाह। शासक बहराम शाह बनाया गया। इधर तुर्की सरदारों ने देखा कि सुल्तान ताकतवर होने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने एक पद क्रिएट किया जिसका नाम था नायब मामलकात या नायब ममलकात। यानी सुल्तान नाम का रहेगा, सारी सत्ता, सारी पावर का प्रयोग इस पद के द्वारा तुर्की सरदार करेंगे और सुल्तान पर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। लेकिन ये जो बहराम शाह था उसके अनुसार नहीं निकला, तुर्की सरदारों के मन माफिक नहीं निकला। वो वास्तविक रूप से शासन करना चाहता था, वो क्रूर और आतंकवादी ढंग से शासन करना चाहता था। तो वो हर तुर्की सरदारों के लोगों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होने लगा। आखिर में उसको फिर उसके विरुद्ध विद्रोह किया गया और उसकी हत्या करा दी गई। उसके बाद बलबन के पुत्र फिरोज का बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। फिरोज वही रुकनुद्दीन फिरोज। और अलाउद्दीन मसूद शाह इसी आधार पर शासक बनाया गया कि वो सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा, सत्ता का प्रयोग नायब मामलकात नामक पद ही करेगा। तो नायब मामलकात पद पुनः किसी को दिया गया है, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं, परीक्षा में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं 40 लोगों के दल में जो बलबन बिल्कुल निम्न स्तर पर, निम्न स्टेटस पर था, वो अपनी योग्यता से बढ़ते हुए बड़े पद पर पहुंच रहा है। और जब उसने अमीर हाजिब का पद प्राप्त कर लिया तो उसने तुर्की दल का नेतृत्व प्राप्त कर लिया और बड़ी कूटनीति से उसने लोगों का मस्तिष्क, तुर्की सरदारों का मस्तिष्क राजपूतों की तरफ और मंगोलों के बढ़ते हुए खतरे की तरफ लगा दिया। और वास्तविक रूप से उसने सत्ता हथियारी है, सुल्तान नाम का शासक है। और वास्तव में 1246 से बलबन ने वास्तविक रूप से सुल्तान की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया है। और फाइनली मसूद शाह भी पद से हटा दिया गया है। कारागार में मसूद शाह की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसने नासरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया है। नासरुद्दीन महमूद को शासक बनने के बाद ही अब ये क्लियर हो गया है कि वास्तव में देखा जाए तो अब शासन सत्ता शासकों के हाथ से निकल गई है। अब बलबन ही सत्ता का निर्णय ले रहा है। आगे हम बलबन की चर्चा करेंगे। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।